press the bell icon on the YouTube app and never miss another. प्राकृतिक खेती के संदर्भ में जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इसमें हमारे बीच में जिनका भी हमने संबोधन भी सुना, नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी, और इस अभियान के, इस आंदोलन के शिल्पकार जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा, आगे बढ़ाया, ऐसे आदरणीय पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, नीति आयोग से वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी, और हमारे साथ में यहाँ से शिमला से हमारे साथ बैठ करके जिन्होंने अभी आपको संबोधन भी दिया, श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री, श्री अजय शर्मा जी, सचिव कृषि विभाग, राकेश कंवर जी, जो खास तौर से इस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी, जो कार्यकारी निदेशक हैं, और उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जगदीश शर्मा जी, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक शुरुआत हिमाचल की देवभूमि से हमने करने की कोशिश की, और वो आज कॉन्सेप्ट जो है पूरे देश भर में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में श्री सुभाष पालेकर जी ने अपनी बात कही, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और विशेष तौर से मैं डॉक्टर राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि नीति आयोग से जिस प्रकार से आपने प्राकृतिक खेती के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और मजबूती दी, और जिस प्रकार से आज भी आपने हम सब का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 27 दिसंबर को जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमारा पहला बजट हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुत होना था, और फरवरी के महीने में जो बजट हमने प्रस्तुत करना था, तो नए इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हम हट करके कर सकते हैं, और जो इस सरकार की प्राथमिकताएं भी दर्शाए, और उसके साथ साथ में उस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ करके काम करने के लिए समाज का भी जिसमें भला हो, उस दृष्टि से कुछ चीजों की शुरुआत की। और उसमें से एक शुरुआत हमारी यही है, जो फरवरी में हमने पहला बजट अपनी सरकार का प्रस्तुत किया। उस बजट में हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के नाम से हमने इस योजना की शुरुआत की। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, उनका मार्गदर्शन और उनका आग्रह बहुत विनम्र था हमारे समक्ष इस बात को लेकर के, ये करना ही है और करने के साथ इसको आगे बढ़ाना है। मैं इसमें अपनी पूरी भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करूंगा, और मैंने इस बात को, उनकी बात को स्वीकार करते हुए एक शुरुआत की 25 करोड़ रुपए का टोकन बजट रख करके हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इसके पीछे एक बात यह है कि हम आज की इस दुनिया में बहुत आगे प्रगति करते करते बढ़ गए, और स्वाभाविक है दुनिया के सामने हमको जहां आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को खड़ा करना है, वहां निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए, साइंस का भी इस्तेमाल होना चाहिए, और हम आगे बढ़ करके काम कर सके। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ चीजें हमारी जो मूल की है, उनको छोड़ करके हम आगे बढ़ने की कल्पना करें, वो उचित नहीं है। और उसी भाव के साथ मुझे लगता है कि ये एक कॉन्सेप्ट
कि कृषि के क्षेत्र में हम लगातार हम अपनी जो है पैदावार बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदावार के साथ साथ में क्वालिटी भी उसमें इंप्रूव हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए आय का भी एक बड़ा जरिया, जो हमारा देश का लगभग 80% से ज्यादा लोग जो है गांव में रहते हैं, किसान हैं, कृषि पर निर्भर हैं, उनकी आय मजबूत हो। और विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको आगे बढ़ करके उसके लिए काम करना है। इन सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा अनुभव हुआ कि अपने मूल को भी हमको जोड़ करके रखना चाहिए। मूल का अभिप्राय मेरा ये है कि एक वक्त ऐसा था इस भारत में जब कृषि करते थे, लेकिन कहीं भी हम जो है रसायन का इस्तेमाल नहीं करते थे, और लगभग वो एक तरह की पूरी तरह से जो प्राकृतिक खेती होती थी। और उसके कारण उस वक्त बीमारियां भी कम होती थी, आदमी की आयु भी बहुत लंबी होती थी, आदमी की प्रतिरोध की क्षमता भी बहुत ज्यादा मजबूत होती थी। और जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल परिवर्तित हो गया, बदलाव उसमें आ गया, साधन सुविधाएं ये उपलब्ध होने लगी, उसके कारण हमारा जीवन बदल गया। और ये भी बात, दूसरी बात की एक होड़ हम में जो लग गई, जो खास तौर से कि ज्यादा चाहिए, जहां से भी हासिल होता है, चाहे प्रकृति से जितना हम हासिल ज्यादा कर सकते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट को साथ, इन ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हमने काम शुरू किया, जो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक ये शुरुआत हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ की, मूल के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, जोड़ना, और उसके साथ जो आज की तारीख में जो भी हम, चाहे वो हम खेती पैदा कर रहे हैं, जो भी हम, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी है, जितना भी है उसमें जो है केमिकल इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लग पड़ा कि वो एक तरह का जहर ही मान करके चलिए। अभी आप हाल ही में आप देख सकते हैं कि एक वायरस जो कोविड का, ये जिस पर पूरी दुनिया को जिसने स्तब्ध कर दिया, परेशान किया, अभी तक उस दौर में से हम बाहर नहीं निकले। जिस व्यक्ति में प्रतिरोध की क्षमता अंदर से मजबूती थी, मतलब ज्यादा थी, वो कोविड होने के बावजूद भी सरवाइव किए। और जिस व्यक्ति की प्रतिरोध की क्षमता जो है वो कम थी, और उसके कारण जो है वो या तो वो बहुत भयंकर परिस्थिति के, परेशानी के दौर में से गुजरे, या फिर वो दुनिया से ही चले गए इस कोविड के संक्रमण के कारण। ये भी एक संदेश देता है, बहुत बड़ा एक संदेश देता है कि अगर हम इस प्रकार की चीजों का अपने खान पान में इस्तेमाल करते रहेंगे, जिसमें ये सारी चीजें, जो केमिकल की जो उपलब्धता, जो खासतौर से जो चाहे वो सेब है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो कृषि के दूसरे हमारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो देखने में अच्छे लगते होंगे, स्वाद में भी हो सकता है कुछ जगह उसमें अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद वास्तविकता ये है कि वो अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कितने नुकसानदायक हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि बड़े स्तर पर आज कैंसर के बीमारी फैली हुई है, बड़े स्तर पर दूसरी ऐसी बीमारियां फैली हुई हैं, जिसके कारण समाज जो है एक बहुत विकट परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है। और इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक शुरुआत की गई, और उस शुरुआत के साथ साथ में हम आगे बढ़े। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय श्री सुभाष पालेकर जी का, और इस खेती का नाम भी हमने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से जो है रखा है। और उस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने की है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगभग 1,28,000 जो है किसानों ने, जो हमने, जिनको हमने ट्रेनिंग दे दी। और जैसे डॉक्टर राजीव जी भी कह रहे थे कि लगभग 1,18,000 के लगभग हमने जो फार्मर जो है, जो अपनी खेती में, चाहे वो थोड़े स्तर पर भी, लेकिन उसके बावजूद शुरुआत कर दी। एक उस दिशा में प्रयत्न किया गया।
और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, कॉस्ट में भी काफी परिवर्तन आया है, काफी कमी उसमें आई है। उसमें ये भी हमने देखा है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को जो है अगर हम देखें तो उसमें भी लगभग 45% के लगभग जो है उसमें कमी आई है, ये भी देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद मेरा फिर भी अभी इस बात को लेकर के ये कहना है कि एक शुरुआत तो अच्छी हुई है पूरे देश भर में। और जैसे हमको जानकारी है कि हिमाचल और आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। उस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब आगे बढ़े और आगे बढ़े। कोविड के कारण हिमाचल में हमको थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, क्योंकि जो किसान है वो वर्चुअल कार्यक्रम में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, नहीं जुड़ पाते हैं। फिर भी उसके बावजूद प्रयत्न किए गए, उनके साथ संपर्क में लगातार हमारी जो टीम है यहाँ पर, जो खासतौर से इस अभियान को देख रही है, उन्होंने संपर्क साधे रखा। उनको जो भी परेशानियां होती थी उस तरह से उनकी सारी चीजों को लेकर शंकाएं होती थी, उनको दूर करने की कोशिश की है। और उसी तरह से अब मुझे लगता है कि अगर हम इस कोविड के दौर से बाहर निकल करके हम काम करने के लिए थोड़ा और ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस अभियान को बड़े अभियान के रूप में हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब कोई कार्यक्रम अभियान के रूप में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। शुरू का दौर, कठिनाई का दौर निश्चित रूप से होगा, हम इस बात से सहमत हैं कि लोगों को अब आदत पड़ गई। आदत पड़ने के साथ साथ उस आदत से उनको पीछे वापिस लाना जटिल काम है, कठिन काम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां जहां इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वहां लोग इसको अब ग्रहण कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा रुझान अब लोगों के बीच में धीरे धीरे आता जा रहा है। कुछ लोगों ने अपने खेत के थोड़े से पोर्शन में शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं कि ये वाली प्राकृतिक खेती वाली हमारी फसल ये अच्छी होती है या दूसरे वाली फसल अच्छी होती है। जब उनको अच्छे सार्थक परिणाम वहां पर दिख रहे हैं और सार्थक, और इसमें सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो लोगों को कन्विंस करने के लिए जो जरूरत है वो जरूरत यह है कि साइंटिफिकली ये प्राकृतिक खेती दूसरी खेती से, जो रासायनिक खेती है, उससे बेहतर है। इसके कुछ चीजों को लेकर के हमको और बेहतर ढंग से अपना पक्ष रखना पड़ेगा समाज के बीच में, किसानों के बीच में विशेष तौर से। काफी हद तक उसमें हम सफल भी हुए हैं, काफी हद तक हमने इसमें सफलता हासिल की है और काफी लोग उसमें जुट करके आगे बढ़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब अभियान की अगर हम बात कहें तो उसमें और ज्यादा हमको बेहतर ढंग से काम करने की जरूरत अभी होगी। अभी आदरणीय सुभाष पालेकर जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हमारी 4000 से ज्यादा, 4500 के करोड़ की लगभग इकोनॉमी है हमारी एप्पल की, हिमाचल प्रदेश की। और बहुत बड़ा संबल, खासतौर से कोविड के दौरान अगर हमारी इकोनॉमी को हिमाचल प्रदेश में कोई संबल मिला, सही मतलब मजबूती मिली है, तो एप्पल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले बार भी और अब की बार भी सेब की फसल अच्छी है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये भी बात आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने कही कि एप्पल के अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पूरे दुनिया में जो हम तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन की अगर बात आती है तो हम 10वें स्थान पर हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए सोचने का विषय है। चाइना नंबर 1 पर है, जो बताया गया, जो फिगर्स, जो फैक्ट्स हैं, तो ऐसे में हमको और ज्यादा बहुत काम करने की आवश्यकता रहेगी। और मेरे बहुत सारे लोगों से इस संदर्भ में बातचीत हुई जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और उसके बाद जो है वो सेब की फसल अच्छी हुई और सेब की मार्केटिंग, उसके रेट्स में भी अच्छे मिले हैं। तो वो एक स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया होगा। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे ऐसे किसान जिन्होंने प्राकृतिक खेती की और उसके बाद जो उनका प्रोड्यूस और मार्केट में भी उसकी वैल्यू अच्छी मिली, उसकी प्रोडक्शन में भी कमी नहीं आई, वो वॉल्यूम भी उसका अच्छा रहा और उसके बाद मार्केट में उसकी रेट भी जो है अच्छी मिली है। तो ये ऐसे लोगों को भी हमको समाज के बीच में जो है इस अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये वेबिनार जो आज पूरे दिन भर चलेगा, तो मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। और आदरणीय सुभाष पालेकर जी को मैं फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आएं
और जैसे ही ये कोविड का दौर थोड़ा कम हो जाता है, हिमाचल में काफी कम है, अब हमारे पास लगभग 1100-1200 केसेस रह गए हैं, एक्टिव केसेस काफी अब ठीक स्थिति में आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी। तो ऐसी स्थिति में जब ये कोविड का दौर जब थोड़ा और ज्यादा ठीक होता है तो उसके बाद हम इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और तेजी से काम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार जी का भी मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो आपने हमारे इस एफर्ट को, हमारी इस इनिशिएटिव को जो है आपने जिसकी आपने तारीफ की, आपने अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और मैं निश्चित रूप से क्या कहूंगा कि आने वाले समय में जो नंबर हमारे पास अभी तक जो है किसानों का, जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उसके साथ जो किसानों ने जिसको उसको स्वीकार किया है अपने खेतों में प्राकृतिक खेती को, इसको और भी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे ताकि इसके सार्थक परिणाम जो है हम लोगों के समक्ष रखने की स्थिति में हो पाए। ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। एक बार फिर से आज के इस वेबिनार में हमारे बीच में डॉक्टर राजीव कुमार जी जुड़े, आपका हृदय से आभार। और आदरणीय श्री सुभाष पालेकर जी भी जुड़े, आपका भी आभार। नीलम पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इस वेबिनार की सफलता की मैं कामना करूंगा। आने वाले समय में जो वक्त अच्छा होगा कोविड के बाद का, उसमें तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मैं अब प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री त्रिलोकी जम्वाल जी, हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज शर्मा जी उपस्थित हैं। जैसा कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी संपूर्ण हुई है, इसमें हमारा संपूर्ण नेतृत्व, जिसमें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी श्री सौरान सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय शांता जी, और जितना भी हमारे जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, 2017 के प्रत्याशी, मंत्री, सांसद, विधायकगण, ये सभी लोग आज की बैठक में जुड़े थे। बैठक समय समय पर हम प्रदेश कार्य समिति भी करते रहते हैं। हम जानते हैं कोविड के कारण हमारी लंबे समय से फिजिकल बैठक नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आज सेमी वर्चुअल बैठक यहाँ पर रखी गई। इससे पहले हमारी धर्मशाला में 16, 17, 18 फरवरी को फिजिकल बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका मार्गदर्शन हमको मिला था। उसके बाद हमारी पिछले दिनों 15-16 जून को विभिन्न बैठकें हुए, जिसमें कि प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक हुई। उसके उपरांत हमारी 2017 के प्रत्याशी, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, इसके साथ साथ हमारे जो मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक हुई। हमारे जितने निगमों और बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ बैठक हुई। और पदाधिकारियों की बैठक के तदुपरांत हमारा जो कॉर्पोरेशन शिमला, जो 2017 में हमारे जितने भी चुनाव लड़े हुए, जीते हारे जितने भी हमारे पार्षद थे, उनकी बैठकें हुई। उसके बाद हमारे एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक, जिसको हमने वर्किंग ग्रुप का नाम दिया, अभी 25 और 26 तारीख को धर्मशाला में हुई, जहां हमने पहली बैठक में बहुत सारे विषयों को उसके ऊपर चर्चा की। आगामी जो भी हमारे कार्यक्रम है, हमने कार्यक्रम तय किए। उसके बाद जो हमारी अगली बैठक धर्मशाला में हुई, उन कार्यक्रमों के ऊपर विस्तृत चर्चा उस बैठक में की गई। और आज जो कार्य समिति की हमारी बैठक यहाँ पर अभी संपन्न हुई है, उसमें जो भी एग्जीक्यूशन का कार्य है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, हम जो लक्ष्य 2022 का लेकर चले हैं, उसको लेकर हमने अपने जिला को, अपने मंडलों को और मंडल से नीचे ग्राम केंद्र, पन्ना प्रमुख तक पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाना,
और 2022 के दृष्टिगत जो भी हमको कार्य करने हैं उसको आज जो हमारा इस कार्य को कार्यान्वित करने वाले जो पार्टी का हमारा निचला संगठन है उसके उनको उस विशेष जो जितनी भी हमने पिछली 2 बैठकों में जो रूपरेखा बनाई थी उनको आज हमने यहाँ प्रेषित किया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ, 3.5 वर्ष का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ और कोविड की चुनौती को किस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने लड़ा, सेवाई संगठन अभियान 1, सेवाई संगठन अभियान 2 और उसके तहत जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने प्रदेश से लेकर पन्नापुर तक कार्य किया, हमारा संपूर्ण संगठन इस कार्य में लगा रहा। हमारे सभी मोर्चे, हमारे सभी प्रकोष्ठ और पार्टी का समस्त नेतृत्व सेवाई संगठन अभियान 2 में लगा रहा। हमारी केंद्र की सरकार ने इस महामारी से लड़ने में जिस प्रकार से अहम भूमिका निभाई, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन, जहां कोविड जब पहली लहर आई थी उस समय भी दिया और अब जब दूसरी लहर आई है दिवाली तक उसको कंटिन्यू करते हुए उसी प्रकार से 5 किलो गेहूं या चावल और 1 दाल देने का निर्णय लिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोविड के दौरान भी किए। टीकाकरण के मामले में जहां केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने का कार्य किया, हिमाचल प्रदेश आज वैक्सीनेशन के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, पिछले जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है उसमें किए हैं और हमारे संगठन ने भी जिस प्रकार से अहम भूमिका निभाई है, चाहे हम कोविड के समय की हमारा सामान्य काल रहा उस दौरान जो प्रदेश और केंद्र की सरकार ने काम किया, बहुत बेहतर ढंग से काम किया। हम जानते हैं कोविड की चुनौती के समय में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस समय जो कोविड की जरूरतें थी उसमें चाहे ऑक्सीजन की बात हम करें, हम जो है बेड्स की बात करें, हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात करें, हम वेंटिलेटर्स की बात करें या फिर वैक्सीनेशन का प्रबंधन करने की बात करें, प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया। इन सारी बातों को लेकर और जो हमारे आगामी कार्यक्रम है, आने वाले समय में पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाना, किस प्रकार से हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ आने वाले समय में, चाहे उनकी विस्तारक योजना की हम बात करें या फिर जो हमारे मंत्रियों के प्रवास है या हमारे जो आगामी जो कार्यक्रम है, बड़ी रैलियां हैं, छोटी रैलियां हैं, सम्मेलन है, उस दृष्टि से आज एक विस्तृत कार्यक्रम हमने जो है हमारे जो निचले कार्यकर्ता तक ये कार्यक्रम पहुंचे उस दृष्टि से बैठक रखी गई थी। इतना ही मुझे आपसे कहना था। आपका अध्यक्ष जी, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें भी जो है पहले भी चर्चाएं हुई होंगी, अब भी चर्चा हुई होगी, इसमें कैंडिडेट कब तक जो है वो चयन हो सकता है या चुनाव समिति की जो बैठकें होनी है वो? देखिए, अभी हमारा 3 उपचुनाव में जा रहे हैं, जिसमें कि मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, फतेहपुर का चुनाव है और हमारा जुब्बल रावत कोटखाई का चुनाव है। निश्चित रूप से ये तीनों चुनाव और उसके लेकर भी हमने समय रहते हुए प्रभारी सरकार की ओर से भी और संगठन की दृष्टि से भी नियुक्त कर दिए हैं। हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में हमारी जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद जहां तक कैंडिडेट या उम्मीदवारों के चयन की बात है उस समय विषय आएंगे। अभी हमने पार्टी स्तर पर हमारा जो है कार्यकर्ता काम में लग जाए और जो भी कार्यक्रम इन तीनों क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है उसमें हमारी सरकार और संगठन जो है लगे हैं और निश्चित रूप से तीनों चुनाव हम जीतेंगे। जो है मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करूंगा अभी, इसके बाद ये आएंगे यहीं पे करेंगे अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें तय कर लेंगे कि हमारी क्या प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हमने इलेक्शन जीतना है, वो सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर वो बात हमारे लिए है, अपनी प्लानिंग है हमारी, पर ज़्यादा काम जो है वो जो भी कैंडिडेट है उसको करना पड़ेगा। जो इनके साथ ये इशू बेस्ड इलेक्शन होगा कि जो सुजान सिंह पठानिया जी ने इतने वर्षों में काम किए हैं, जो पेंडेंसी है उन कामों को भी पूरा करना है, तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर के काम है। मैंने यहाँ अपने टाइम पे बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक दिया था, है ना, तो वो अब बन के तैयार हो गया हुआ है, चल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़े जो है काम होने हैं और पेंडिंग है, पर इस सरकार में किसी को
आस नहीं रही है कि काम होंगे। इसको आगाज माने। देखिए, ये जो उपचुनाव है ये हमारे साथी श्री सुजान सिंह पठानिया जी के निधन के बाद हो रहा है और उनके बेटे जो हैं वो फ्रंट रनर हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए। तो इसमें जो लोग हैं इस वक्त वो परेशान हैं बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, स्टेट में जो बीजेपी की सरकार है उससे। कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो डीजल पेट्रोल 40-50 रुपये होना चाहिए वो डीजल पेट्रोल जो है वो 100 रुपये को टच कर रहा है। और जो सरसों का तेल हम लोग 50 रुपये में देते थे लीटर, ये 200 रुपये में दे रहे हैं। और दालें जो है वो 150-150 रुपये टच कर गई हैं। ये एक बड़ा माहौल ऐसा बन गया जहाँ लोग परेशान थे, उनकी मदद होना चाहिए थी। कोरोना के दौरान घरों में डेथ्स हो गई, लोग स्वर्गवास सुधार गए, उनकी मदद करनी थी। बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई। जो लोग बाहर काम करते थे नौकरी छोड़ के गाँव वापस आ गए, गाँव में उनको कोई खाने का या रहने का साधन नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी का दौर जो है उससे गुजर रहे थे। उसमें आकर के बीजेपी ने और डेवलपमेंट के काम बिल्कुल बंद कर दिए। HRTC जो एक साधन था लोगों के पास, गरीब आदमियों के पास, सरकारी बस का, वो प्रैक्टिकली बंद हो गई है। तो ये जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग चाह रहे हैं जब इलेक्शन आएंगे लोग बीजेपी को बुरे तरीके से पछाड़ना चाहते हैं। अब वो सत्ता में हम लोगों को लाना चाह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करें, उनकी अपेक्षा से पूरी तरह से हम उतरें। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी गर्मजोशी में हैं और वो अपने नेता को जिता के लाना चाहते हैं। कांग्रेस का जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिता के लाना चाहते हैं। मगर यहाँ जो मैं महसूस करता हूँ लीडर कम और कार्यकर्ता ज़्यादा चाहिए, है ना। लीडर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दिक्कत है, तो फिर लोकल आदमी उन्हीं को संभालते रहेंगे। तो लीडर कम हो और कार्यकर्ता ज़्यादा हो, उसके साथ हम अपनी अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी